नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। सभी क्वेश्चन जब तक आप लोग को शो रहा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके का है। और आप लोग के लिए हम ये जो क्वेश्चन है ये भी स्टार्ट कर दिए। यहाँ से त्रिभुज का जो भी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है वो सभी भी, ठीक है। और सभी मिक्स प्रश्न है पिछले 10 सालों का सभी एग्जाम्स का, क्योंकि एएलपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, चाहे एएलपी हो चाहे एनटीपीसी, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, त्रिभुज एबीसी, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है एबीसी। चलिए हम बनाते चलते हैं सभी डायग्राम को। त्रिभुज है एबीसी, तो यहाँ पे बना लिए त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज ए बी सी में, ओके। ए बी को डी पर, ठीक है। ए बी को डी पर, ए बी को डी पर मतलब ए बी मान यहाँ है तो यहाँ पे डी पर, ओके। और ए सी को ई पर प्रतिच्छेदित करती है एक रेखा, ठीक है। ए और कहाँ पे, ए सी को कहाँ पे, ई पर प्रतिच्छेदित करती है। तो एक रेखा खींचना पड़ेगा, वही रेखा प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक है। तो चलिए एक रेखा हम खींच दिए इस दोनों को मिलाते हुए। इस रेखा को हम यहाँ पे खींच देते हैं। चलिए खींचा गया रेखा। आगे क्या बोला है, एडी अनुपात बीडी जो है 2:3 है। एडी और बीडी का जो अनुपात है 2:3 है। मतलब ये 2 अनुपात में है तो ये 3 अनुपात में है, ठीक है। एडी और बीडी का जो अनुपात दिया है 2:3 है। और समलंब चतुर्भुज बी डी ई सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज आप लोग को दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखिए समलंब एक चतुर्भुज है। कहाँ है समलंब चतुर्भुज, आप लोग को हम दिखाते हैं। एक हमारा जो समलंब चतुर्भुज है ये, यहाँ देखिए ये जो है क्या क्वेश्चन बोला है, किसका नाम दिया है, बी डी सी ई। क्या है, बी डी सी ई, बी डी ई सी। ये जो समलंब चतुर्भुज है, क्वेश्चन बोला इसी का क्षेत्रफल क्या होगा, बी सी ई और डी का, बी सी ई डी का, ठीक है। ये हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि कितना, ये दिया हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 63 है, 63 है। तो पूछा क्या जा रहा है, तो त्रिभुज ए बी ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, ये जो त्रिभुज है ए डी ई, इसका क्षेत्रफल निकालना है। जो त्रिभुज आप लोग को शो हो रहा होगा, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज आप लोग को शो होगा ए डी ई, ये त्रिभुज, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ए डी ई, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो किस प्रकार से निकलेगा, देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को सॉल्व करने के लिए हम सिखाने वाले हैं किस प्रकार से निकलेगा। सबसे पहले एक क्लास 10th का थ्योरम है, आप लोग को पता होना चाहिए। क्या, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो समरूप होगा ही होगा त्रिभुज, क्योंकि ये भुजा जो है इस भुजा के समांतर है, ठीक है। अनुपातिक दिया है और समांतर लिख भी दिया है कि डीई बीसी के समांतर है। ये जो डीई समांतर है बीसी के, ठीक है। तो भुजाएं अनुपातिक है तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। जब समरूप है त्रिभुज तो देखिए बोल सकते हैं कि छोटका त्रिभुज, ये जो त्रिभुज आप लोगों को ऊपर में सो रहा होगा, उस त्रिभुज का भुजा क्या, ए। देखिए इसका तो देखते ही आप लोग आंसर बता दीजिएगा। वो कैसे, देखिए ये इस छोटका त्रिभुज का भुजा कितना है, 2 है। और बड़का त्रिभुज का भुजा कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा 3 2 5, टोटल 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका किस प्रकार से निकालेंगे, छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 दूना 4 और बड़का पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 25, स्क्वायर कर देते हैं तो पूरा का हो गया 25 25 25। अब देखिए हमको सिर्फ इसका चाहिए, सिर्फ चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज पूरा का कितना है, 25 है पूरा, ये पूरा का क्षेत्रफल त्रिभुज का 25 है। उसमें से त्रिभुज को हटा देंगे, त्रिभुज का कितना है, 4 है। तो बच कितना आ गया, 21। तो 21 किसका बचेगा, यही चतुर्भुज का। हम लोग का जो चतुर्भुज का बचा है 21 बचा, लेकिन एक्चुअल में जो चतुर्भुज का दिया है वो 63 दिया है। कितना, 63 दिया हुआ है। यहाँ से काटेंगे तो 1:3 इसका मान हो जाएगा, कितना, सॉरी मतलब 1 रेशियो का जो मान हो जाएगा, 1 रेशियो का वो 3 हो जाएगा। कितना, 1 रेशियो का जो मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 4 अनुपात में है। कितना अनुपात में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 अनुपात में, 1 अनुपात का मान 3, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 4 3 12। इस क्वेश्चन का आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो आप लोग निकाल सकते हैं देखते ही, लेकिन कुछ चीज आप लोग को हम समझाना चाह रहे हैं, फिर से देखिए समझो बता रहे हैं कि उस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या होता है यहाँ पे एक्चुअल में, ठीक है। थोड़ा सा भी घुमाएगा क्वेश्चन तो आप लोग उस चीज को याद रखिएगा तो बना पाइएगा। देखिए उस त्रिभुज का अगर बात करें तो एरिया ऑफ त्रिभुज होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज माने एरिया ऑफ त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी, छोटका त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई बटा
एरिया ऑफ त्रिभुज, बड़का त्रिभुज ले लेते हैं। बड़का त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। ए बी सी, ये जो अनुपात होता है वो इसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो ऊपर का छोटका त्रिभुज लिए हैं, छोटका त्रिभुज का भुजा क्या है? ए डी, या ए ई भी लिख सकते हैं। अगर मानिए आप लोग को ए ई दे दे तो भी बना सकते हैं, इसलिए बोले बेसिक जानना जरूरी है। क्या पता ए ई दे दे उस समय, बस आप लोग को हम बता रहे। ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर, ठीक है। नीचे में कौन सा? बड़का त्रिभुज लिए, तो बड़का त्रिभुज का भुजा क्या हो जाएगा? पूरा ए बी है तो ए बी का स्क्वायर। अगर मानिए इस साइड का अगर नहीं दिया है दूसरा, हम इस साइड का भी ले सकते हैं। इस त्रिभुज का ए ई का स्क्वायर, ई भी ले सकते हैं, ए ई का स्क्वायर बटा इस पूरे त्रिभुज का क्या है? ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर। आधार का भी ले सकते हैं, इस त्रिभुज का डी, इस त्रिभुज का बी सी, इस प्रकार से भी। लेकिन अभी जो हमें है, हमको इस बस इतना को पे ही ज्ञात कर देना है, इस क्वेश्चन को इतना पे ही। देखिए हमें बस इसी दोनों पे सॉल्व हो जाता, ठीक है। इसका कितना है मान? इसका जो भुजा कितना नहीं जानते, इसका यही तो हमें निकालना है, ठीक है। अब इसका मान ये हमें दिया है त्रिभुज का कितना भुजा, पूरा का पूरा बोलिएगा 5 दिया है। इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। पूरा का पूरा कितना है? इसका पूरा का पूरा दिया हुआ है 63, कितना? 63 नहीं है। अब मानिए इसका क्षेत्रफल नहीं दिया, तो इस तरीका से निकाल लेंगे। आप लोग को जो अनुपात सॉल्व करके बताए वो कैसे? देखिए अनुपात सॉल्व कर, मानिए नहीं दिया हुआ है, तब फिर किस प्रकार से निकलेगा? अब एडी का मान कितना दिया हुआ है, तो आप लोग बोलिएगा एडी का मान 2 है, तो यहाँ पे ऊपर में कर देंगे क्या चीज का? 2 का स्क्वायर। चलिए 2 का स्क्वायर। नीचे में क्या है? ए बी, ए बी तो पूरा पूरा, ए बी कितना है? पूरा पूरा का पूरा 5 है, तो यही 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 5 25, 5 का स्क्वायर। मतलब ये जो आ गया, ऊपर में आ गया 2 दूना 4, नीचे में आ गया 25। अब देखिए जो चतुर्भुज बन रहा है वो क्या बन रहा है? इस पूरा त्रिभुज में अगर ये पूरा का पूरा जो बड़का त्रिभुज है उसमें अगर हम घटा दी छोटका त्रिभुज, चतुर्भुज बन जाएगा, जिसका की बात किया है 63 है। तो पूरा का त्रिभुज ये है, छोटका त्रिभुज 4 है, जब इसको घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? चतुर्भुज। 21, 21 का ही मान 63 दिया हुआ है, जब काटेंगे तो 1 का मान 3 आ जाएगा। हमसे पूछा है छोटका त्रिभुज का, इसका 3 का मान कितना हो जाएगा? 4 3 12, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकालना, इसका बेसिक ये है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही बेहतर, सभी चीज सीखना जरूरी है। क्या पता घुमा फिरा के इधर उधर आंसर कर दे, आधार दे दे, इसीलिए आप लोग को हम एबीसीडी पूरा लिख के समझा रहे थे। तो आंसर निकालना तो बहुत आसान था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन 2, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है। तो 10 लीटर का घोल है, जिसमें कि 10 लीटर का घोल है, 2 लीटर पानी को वाष्पित किया गया, उड़ा दिया गया। मतलब 10 लीटर का घोल था, उसमें से 2 लीटर पानी को उड़ा दिया गया, तो बचा कितना पानी? अब जो बचा है 8 लीटर पानी, 8 लीटर बचा हुआ है पूरा मिश्रण, क्योंकि 2 लीटर तो पानी को उड़ाया गया है। मतलब जो शुरू में था जितना इसमें नमक, अभी भी उतना ही होगा, क्योंकि पानी सिर्फ उड़ाया गया। देखिए बोला 2 लीटर पानी को वाष्पित किया गया, उड़ाया गया। शेष घोल, जितना भी शेष घोल है, शेष घोल कितना है? 8 लीटर का घोल है। शेष घोल में 6% नमक है, तो शेष घोल में 6% नमक है, 6/100, मतलब इतना ही नमक होगा, 6% इतना ही नमक होगा। तो पूछा है मूल घोल में नमक की, मतलब शुरू में जो घोल था उसमें कितना नमक होगा। अब मानिए नमक को उड़ाया नहीं गया है, ठीक है, तो शुरू में भी तो इतना ही नमक होगा, हमको इसी का परसेंटेज निकालना है, बस लेना है मात्रा शुरू का। तो कैसे निकालते हैं? जितना अभी है उतना बटा शुरू में कुल मिक्सचर कितना था उतना परसेंट, शुरू में 10 का मिक्सचर था 10, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। तो अभी भी यही कर देते हैं। अभी कितना नमक है? नमक तो हमारा इतना ही है, नमक में कोई चेंज नहीं हुआ है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, और मात्रा कितना है? कुल मिक्सचर का, कुल मिक्सचर का 10 है तो 10। यहाँ से इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 8 6 के 48 आ जाएगा, 48/10। जब भाग करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। कितना? 4.8। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। मतलब शुरू में जो था वो 4.8 लीटर था। कितना? शुरू में जो था 4.8 लीटर का था। एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं, काफी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन इस प्रकार से अगर किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो हम एक बार फिर से इसी चीज को पूरा बेसिक से बताना चाहिए। बेसिक नहीं, ट्रिक रहिएगा, ट्रिक ही रहेगा, लेकिन उसी में कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्ट हम यहाँ पे नहीं करेंगे। मानिए 8 लीटर था, अब 8 लीटर घोल है, इसमें से बोलिएगा नमक कितना है? नमक का मतलब है NaCl लिखते हैं। नमक कितना हो जाएगा? तो इसका 6%, मतलब 6/100। जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये 4, ये हमारा 25, मतलब 6 चौके 24/25, मतलब 6 चौके 24/25। नमक का जो मात्रा है 24/25 आ गया। चलिए नमक का मात्रा पता चल गया, 24/25। अब बोला है इतना तो नमक है। अच्छा नमक उड़ा है क्या वाष्प बन के? तो आप लोग बोलिएगा नहीं, जितना शुरू में था उतना ही नमक है, पानी उड़ा है। पानी 2 लीटर उड़ गया तो उसका 6% किए तो इतना आ गया, लेकिन नमक नहीं उड़ा है तो पहले कितना नमक होगा? अब हमें नमक का ही परसेंटेज निकालना है। कब? शुरू में, स्टार्टिंग में नमक का, स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में नमक का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकलेगा। अभी टोटल नमक कितना था? स्टार्टिंग का बात करिए, अभी का बात करें, नमक कितना है? परसेंटेज निकालना है, क्या करना पड़ता है? 100 से गुना, ठीक है। और क्या करना पड़ता है? टोटल मात्रा से भाग देना पड़ता है। कुल मात्रा तो 10 लीटर का है, 10 लीटर का शुरू का निकालना था, इसलिए 10 से भाग किए। जिसको काटेंगे तो 25 चौके 100,
ठीक है, ऊपर में गुना करेंगे 25, ठीक है ना, 24/25 परसेंटेज निकालना था तो 100, यहाँ पे 6×24/25, 4 से काटे, यहाँ पे गलत हम लोग काटे, ये 4 से काटे हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4×2=8, कितना हो जाएगा 4×2=8, यहाँ पे 25, मतलब 6×2=12, यहाँ पर जो हमारा बच जाएगा वो 12 बच जाएगा बेजा, यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा वो 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, बात समझ में आया ना, यहाँ पे हम लोग गुना गलती किए थे, ये जो हमारा आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आ गया कितना 12, तो गुना करेंगे तो 12×4 कितना हो जाएगा 48, और नीचे में कितना बच गया 10, 48/10 करेंगे तो 4.8, मतलब स्टार्टिंग में जो था उसमें कितना लीटर नमक था, ये कितना परसेंटेज था, 4.8% नमक था, ठीक है। तो नमक का मात्रा आ गया, स्टार्टिंग में जो था वो 4.8% था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की दिशा समान दिशा में चल रहा है तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार करती है। तो मोटर चाल की चाल ज्ञात करना है, मोटर सवार की चाल ज्ञात करना है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। बहुत ही लेंथी लग रहा होगा, बहुत आसान है, एक एक चीज पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले जो स्टार्टिंग में बोला है उसका काम कर लेते हैं। स्टार्टिंग में क्या बोला है क्वेश्चन में, तो एक मिनट इसको हम कर देते हैं इस प्रकार से, हाँ ठीक है। देखिए 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का जो स्पीड दिया है वो कितना दिया है 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, ओके। रेलगाड़ी का स्पीड ये दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर। आगे बोला है उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करता है। विपरीत दिशा में मतलब रेलगाड़ी अगर इधर जा रहा है तो ये आ रहा है मोटर बोट इधर, विपरीत दिशा में हो गया, तो कितना सेकंड में पार करता है इसको 2 सेकंड में पार करता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ रेलगाड़ी का भी लंबाई होगा कि दिया हुआ है यहाँ पे, रेलगाड़ी का इतना 2 सेकंड में पार, इतना चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी, उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को, सिर्फ मोटर सवार आदमी का ही बात किया है, मोटर सवार को आदमी का ही बात किया है। तो यहाँ पे हम मोटर सवार का सिर्फ स्पीड लेंगे, मोटर सवार का कोई लंबाई नहीं होगा। मान एक मोटर सवार आदमी है, ठीक है, ये जो है विपरीत इस इधर से आ रहा है और ये इधर से जा रहा है, क्या इधर जो है इधर से चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि स्पीड इस प्रकार से कैसे निकाले, लंबाई क्या हो जाएगा दूरी बराबर, तो दूरी कितना है जो रेलगाड़ी का दूरी है वही दूरी होगा, तो हम दूरी को डी मान लेते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुना समय, चाल कितना है 70 और समय कितना है 2 सेकंड है, तो सेकंड को घंटा में बदलेंगे तो क्या करना है 60 से भाग करेंगे तो मिनट बनेगा, फिर 60 से भाग करेंगे तो अब हमारा ये घंटा बन गया। दूरी तो हमारा इतना आ गया रेलगाड़ी का दूरी, ठीक है, रेलगाड़ी का दूरी निकाल लिए, रेलगाड़ी का स्पीड भी दिया था, इस प्रकार से हम इसको निकाल लिए। अब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन में, आगे देखिए आगे, यदि इसका और भी आसान तरीका है वो भी समझाएंगे, पहले समझिए। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा है, अगर अब जो है अब बात किया है समान दिशा में चलने का, मतलब इधर अभी भी चल रहा है, इधर ही चल रहा है, दोनों इधर ही चल रहा है, दोनों का दोनों इसी ही दिशा में चल रहा है, तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार कर जाता है। तब जो है रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार कर जाता है। और यहाँ पे ये गलत लिए कि सही, तो आप लोग बोलिएगा ये यहाँ पे गलत है, वो कैसे, तो स्पीड जो लेंगे रिलेटिव स्पीड लेंगे, तो समय हम चाल क्या लिए हैं, चाल सिर्फ 70 लिए हैं, सेम दिशा में आ रहा है तो उसका चाल अगर x है तो x जुड़ जाएगा, रिलेटिव स्पीड लेते हैं, इस चीज का ध्यान रहे, ठीक है। जो भी छोड़ रहे हैं आप लोग को ध्यान देना है कि हाँ कहाँ पे गलती हो रहा है, ठीक है। अब जो है दूरी तो वही है, मानिए दूरी के बारे में कुछ डिस्कस इसमें नहीं बोला है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो अब चाल कितना हो जाएगा, विपरीत दिशा से आ रहा है, तो विपरीत दिशा से आ रहा है तो उसका तो चाल कितना है 70, और विपरीत दिशा से आता है घट जाता है, इसका चाल है x हम माने हैं, ठीक है। आ गया इतना, और इस समय कितना लग रहा है 5 सेकंड, तो 5 सेकंड को घंटा में बदलेंगे तो 60 और मिनट, फिर से 60 से भाग के तो घंटा में बदल गया। दोनों दूरी हमारा क्या है, दोनों तो बराबर ही है, तो हम क्या कर सकते हैं इस दोनों को यहाँ पे बराबर कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों बराबर ही है, ठीक है। अब देखिए जो कटेगा यहाँ से बोला है क्वेश्चन में कि मोटर सवार की चाल ज्ञात कीजिए, तो मोटर सवार की यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसका चाल निकाल देंगे, ठीक है, मोटर सवार की चाल निकाल देंगे। देखिए ये पूरा का ये पूरा खत्म, ठीक है, ये पूरा का ये पूरा खत्म, और दूरी समझ में आ रहा है ना, क्या लिए दूरी लिए हैं, रेलगाड़ी का लंबाई को ही पार करना है यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं, सी रेलगाड़ी का लंबाई लेके यहाँ पे पार कर रहे हैं, और कुछ कटने वाला है तो ये हमारा कटेगा नहीं, तो इसको गुना कर देते हैं। जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 140 प्लस 2x बराबर उधर क्या हो जाएगा 7×5 = 35, 350 माइनस 5x, ठीक है, ये माइनस 5x उधर जाएगा तो 7x हो जाएगा जुड़ के, तो हो गया 7x बराबर 350 से 200 140 इधर आके घट जाएगा
तो कितना हो जाएगा 0, इधर 4 घटा तो 1 और 221। तो इसको काटेंगे तो 7 21, तो एक्स का जो मान आ गया वो 30 किलोमीटर पर घंटा। तो एक्स क्या माने थे, मोटर बोट जो मोटर सवार जो उस आदमी का चाल, तो उस आदमी का जो चाल आ गया वो 30 किलोमीटर पर घंटा आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी को 10 घंटे में तय करता है। तो तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल आप लोग को हम कल की क्लास में भी बताए थे। औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग बोलेगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही बोले आप लोग, या कुल दूरी, जितना दूरी तय किया है बटा कुल समय। हमेशा फॉर्मूला लिखना बिल्कुल गलत होगा, इसीलिए नहीं लिखेंगे, बस लिख दिए यहाँ पे आप लोगों के लिए। कुल दूरी कितना हुआ, तो दूरी तो निकालेंगे। देखिए पहला बार में क्या बोला है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो चला है वो 8 घंटा तक चला है। तो कुल दूरी कितना हो गया, 1 घंटा में 8, तो 8 घंटा में 8 छके 48 यहाँ पे चला है। और यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो है 10 घंटे तक चला है, मतलब 10 चौके 40 किलोमीटर चला होगा। जब जोड़ेंगे तो 88 किलोमीटर चला है। तो कुल दूरी आ गया 88 किलोमीटर। और कुल समय कितना हो गया, 10 घंटा आई जा 8 घंटा आई जा 10 8 18 घंटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 88 बटा 10 8 18, कितना 18। जब इसे यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा कट के 44 बटा 9, कितना आ गया 44 बटा 9। पूर्णांक में तोड़ेंगे 9 चौके 36, 9 चौक 36, 36 8 44। तो इसका जो एवरेज स्पीड आ गया, मतलब औसत चाल, वो आ गया 4 सही 8 बटा 9 किलोमीटर पर घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये रहा आप लोगों का जो है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक्स एक काम का 25% 20 दिनों में पूरा करता है। बाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को कहाँ थे, और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिनों में करते हैं। तो बाई उसी काम को अकेला कितना दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन में है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एक एक लाइन पढ़ेंगे और हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे सॉल्व। देखिए इस क्वेश्चन और आप लोग को जो करवा रहे थे समय और कार्य, उसका भी अच्छा क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। आप लोग अगर यहाँ से पहले गौर किए हुए तो उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनता होगा जिस प्रकार का क्वेश्चन अब आप लोग बना पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या एक्स जो है एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, कितना एक्स जो है, एक्स के बारे में बोला है 25%। 25% काम को जो कर देता है वो कितना दिन में कर देता है, 20 दिन में कर देता है। यहाँ तक तो ओके है कि 25% काम को 20 दिन में ये कर देता है। ठीक है, अब देखिए इसके साथ 25% काम कर दिया। जब 25% काम कर दिया तो बचा कितना काम, तो बचा हुआ सभी कोई मतलब अगर नहीं रखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई भी काम अपने आप में कितना होता है 100%। इसको 100 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे, जब उधर 4 से गुना के इधर भी करेंगे तभी ये बन जाएगा हमारा 100%। मतलब ये जो एक्स है वो 100% काम को कितना दिनों में कर सकता है, ये 80 दिन में कर सकता है। मतलब ये आ गया इसका 100% काम को कितना दिन में कर सकता है, 80 दिन में। अब जो है एक्स और बाई बारे में दोनों बोला है, दोनों मिलके, एक्स और बाई दोनों मिलके बचा हुआ काम, कुल काम था कितना 100%, उसमें से 25% अगर कर सकता है तो ये 20 दिन में कर सकता है। तो बचा हुआ काम कितना होगा, मानिए टोटल काम 100% था, उसमें 25% वो कर सकता है, किया नहीं कर सकता ऐसा बोला है। और शेष जो काम अगर बच जाता तो शेष काम कितना बचता 75%। तो 75% अगर करता दोनों मिलके तो 15 दिन में करता। देखिए वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिनों में करते हैं, या करता ही है तो ठीक है। तो 15 दिन में करता है कितना, 75 काम को। यहाँ से और काट सकते हैं, 15 या 5 75, एक कितना 5% का जो मान आ गया वो 1 आ गया। इससे क्या फायदा हुआ, इससे 100 बनाना है हमें, दोनों देखना है दोनों मिलके पूरा काम को कितना दिनों में कर सकता है। देख लो 100 बनाएंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 20 से गुना करेंगे तो 100 बन जाएगा। देख लो 20 से गुना करेंगे तो 100 बन जाएगा। इसका मतलब
जो दोनों मिल के जो है 100 पूरा काम को 20 दिनों में करेगा। ये पूरा काम को 20 दिनों में करता है दोनों मिल के। चलिए निकल गया, इस सब का काम हो गया खत्म। अब जो बोला है क्वेश्चन में सिर्फ हमें बाई का बताना है कि बाई जो है उसी काम को अकेला करे तो कितने दिन में कर लेगा। यहाँ से देखिए कुल काम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 80 हो जाएगा। तो एक्स जो है एक्स 80 दिन में 80 यूनिट काम करता है। एक दिन में कितना करता होगा, 1 यूनिट। इसका जब काटेंगे तो 4 यूनिट, मतलब एक दिन में 4 यूनिट, कितना एक दिन में। अब हमको सिर्फ बाई का चाहिए, तो बाई का कैसे निकालेंगे, तो बाई का काम चाहिए तो यहाँ पे दोनों है, एक्स और बाई दोनों, तो 4 यूनिट काम होता है। और सिर्फ एक्स रहे तो 1 यूनिट काम होता है। इसका मतलब बाई जो है, बाई एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। तभी तो बाई 3 करेगा, एक्स 1 करेगा, दोनों को मिला देंगे तो 4 होगा। हमें कुल काम को करवाना है। कुल काम है कितना, कुल जो काम है वो 80 यूनिट है। किससे करवाना है, बाई से करवाना है। और बाई जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। तो भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तीन तीन का 3 दूना 6, 3 छके 18, 78 2, कितना आ जाएगा, कितना दिन का समय लगेगा, 26 सही 2/3 दिन का समय लगेगा। इसको बाई को उस काम को करने में 26 सही 2/3 दिन का समय लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 7 6 5 5 के बाद 6 खत्म हो गया, ठीक है। देखिए, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। एक व्यापारी, अंकित मूल्य है कुछ उसका, और उसका कुछ क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य जितना भी है, क्रय मूल्य मान लीजिए 100% है, इससे 25% अधिक अंकित करता है। मतलब इसमें जो करता है वो अंकित 125% करता है। आगे, और अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% का छूट भी प्रदान करता है। तो जब बेचता है तो छूट भी देता है, कितना, 12% का। परसेंटेज तो हमेशा इस पे काउंट होता है, ये क्या, छूट, छूट हमेशा एमपी पे होता है। तो 12% का छूट देने का मतलब, कोई चीज अगर 125 का है, इसका 12% छूट देगा, मतलब 12/100 का छूट देगा। जब 12/100 यहाँ से निकालेंगे तो 25 काटेंगे, कितना हो जाएगा, ये 25 चौके 100, 25 25, इसको काटेंगे तो 4 का 4 4 तिया 12, 5 तिया 15, मतलब 15 का छूट देगा। कितना, अगर कोई चीज 125 का है तो 15 का छूट देगा, कितना में बेचेगा, यहाँ देगा, बेचेगा उस चीज को, 15 का छूट देगा तो 110 में बेचेगा। कितना में, 110 में। पूछा है क्वेश्चन में आगे कि उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। अब देखिए, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, लाभ का मतलब हमको क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। अब कोई चीज 100 का है और 110 में बेच रहा है, तो डायरेक्ट दिख रहा है 100 पर कोई चीज परसेंटेज होता है। 100 का चीज 110 में बेच रहा है, मतलब 10% का क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगर हमारे 200 रहता है, 300 रहता है, तो परसेंटेज निकालते हैं। तो 100 पे ही परसेंटेज काउंट होता है, और ये दिया हुआ भी 100 है, तो 100 का चीज 110 में बेच रहा है, 10% का लाभ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं और बना सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे पूछिए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई। ठीक है, शहर का जो जनसंख्या है, युद्ध के कारण 20% जनसंख्या का क्या हो गया, मृत हो गया। तो आगे क्या बोला है क्वेश्चन आगे अगर देखा जाए, अभी आजा आगे का बात, 23 एक मिनट, चलिए ठीक है। आगे कहाँ थे हम लोग, इसी को फिर से भर लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ काम हो गया था। देखिए, एक शहर की जनसंख्या 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई। कुल जनसंख्या कितना होगा नहीं पता, लेकिन लिख दिया है यदि वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, लेकिन आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा कभी का बात या कब का बात हो रहा है। ठीक है, एक शहर की 20% जनसंख्या मृत के कारण युद्ध के कारण मृत हो गया। टोटल जितना भी था उसका 20% वो मृत हो गया। अच्छा, जब मृत हो गया तो बचा कितना, शेष जो उसमें बचा हुआ है 80% बचा है। कितना, 80%, 80% आगे। ठीक है, और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। कितना, टोटल मानिए एक्स था, तो उसका बचा हुआ कितना है, 80% आदमी बच गया। ठीक है, अब जितना भी बचा है इसका, शेष जितना भी बचा है, शेष तो इतना ही है, इसका जो है 5% एक महामारी में मारा गया। जब इसका भी 5% मारा गया तो बचा कितना, तो अब जो बचा हुआ है वो 95% आदमी बच गया यहाँ पर। तो बोला है अब जो बचा हुआ है कुल यहाँ पे 15,200 है, मतलब इसका जो मान है वो 15,200 के बराबर है। बोल सकते हैं 15,200 के बराबर है। जब यहाँ पे एक्स मान ही लिए, मतलब इसका इक्वल है। क्वेश्चन में पूछा है कि युद्ध के पहले पूर्व जनसंख्या शहर की जनसंख्या कितनी थी, मतलब हमको यहाँ एक्स का मान ज्ञात करना है। युद्ध के पहले शहर की जनसंख्या कितना था वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए
इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो कैसे होगा। अच्छा, परसेंटेज इसमें भी है तो इसका भी 2 जीरो नीचे में आ जाएगा, ठीक है, और इसका भी 2 जीरो नीचे में आएगा, तो 2 जीरो यहाँ आएगा इसका भी, और 2 जीरो यहाँ भी आएगा इसका भी, यहाँ नीचे में रहेगा बराबर उस पार जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, क्या तो हम डायरेक्टली उधर ही नहीं लिख दें क्या, परसेंटेज वाला 2 जीरो हमें यहाँ भी, और एगो दो टोटल जीरो हमें यहाँ भी लगा दिए, ठीक है, यहाँ भी लगा दिए। अब देखिए आगे, जब इसको हम काटा पीटी यहाँ से करेंगे तब क्या होगा, ये जीरो से एक जीरो इसका खत्म हो जाएगा, इसी का काटते हैं, ठीक है। अब देखिए 95 है, यहाँ पे कितना है 152 है, तो कितना से कौन से पारा में दोनों आता है, तो अगर देखा जाए तो तेरह कितना में 5 से ही पहले काट लेते हैं, तो इसको 5 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 और 5 नमा 45, ठीक है, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 है, जीरो और 5 चौके 20, ठीक है। फिर 19 से कटेगा क्या, तो 19 का 19, अगर 19 से काटे तो 19 का 19, 11 और 4 114, 19 बचे 55, 19 6 के 114, बिल्कुल हमारा कट गया। और 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16 कट गया, तो इधर x बच गया, उधर सिर्फ 2 बचा, और उधर 4 गो जीरो तो बचले हैं, तो 4 गो जीरो बच गया, मतलब टोटल कितना हो गया, ये 4 गो जीरो मतलब 20,000। टोटल जो शुरू में जनसंख्या था तो 20,000 था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6 7 8 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता हो। जब भी इस प्रकार का आ जाए क्वेश्चन तो आसान क्या तरीका होगा, सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, क्या होगा जिसे इतना सभी से भाग करते हैं तो शेषफल उस संख्या में अगर 6 से भाग करे या 7 से भाग करे या 8 से या 9 से या 12 से, हमेशा जो है शेषफल 2 बचता होगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी इसका मतलब कोई एक संख्या होगा, मानिए इससे 6 से भी पूरा पूरी भाग लगता होगा, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 12 से भी, कोई एक संख्या होगा जिससे कि इस सभी से पूरा पूरी भाग लगता है। यहाँ पे कोई एक संख्या होगा जिसमें कि इस सभी से पूरा पूरी भाग लगेगा, ठीक है। इसका मतलब उसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 6 से तो पूरा पूरी भाग लग रहा था, लेकिन 2 जोड़ दिए 2 शेषफल बचने लगेगा। 7 से भी पूरा पूरी भाग लग रहा था, उसमें 2 जोड़ दिए 2 शेषफल बचने लगेगा। इसका मतलब वो संख्या कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे तो वह संख्या निकलेगा जिसमें 6 से भी भाग लगेगा, 7 से भी लगेगा, 8 से भी, 9 से भी और 12 से भी, सभी संख्या से भाग लगने वाला। लेकिन हमें शेषफल 2 भी चाहिए, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 2 एक्स्ट्रा कर देंगे, जहाँ पे जो आप लोग बताए 2 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, मतलब इसके एलसीएम में 2 जोड़ेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या क्या संख्या हमारा 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं आसान तरीके से क्या, 3 गुना 2, ठीक है। इसका एलसीएम या फिर एलसीएम देखा जाए तो ऑप्शन के थ्रू अगर सॉल्व करना चाहे तो क्या, मतलब जो भी आंसर होगा क्या होगा, 2 अधिक होगा, जो भी मतलब इसमें हम अगर ले 600 कितना, अगर 606 ले ले तो ये सभी से भाग लगेगा, क्योंकि ये जो संख्या हमारा इसमें 2 जोड़ा हुआ है, 2 शेषफल बच रहा है, ठीक है। एलसी जो भी आंसर होगा क्या होगा, एलसीएम से 2 अधिक, इसका मतलब एलसीएम में पूरा पूरी भाग लगता है। हम लोग भाग करके ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, 6 से भाग लगेगा क्या, 6 6 12 बिल्कुल लग रहा है। 7 से लगेगा 7 7 59 56, 56 4 60 46 नहीं लगेगा, गलत हो गया। एकरा में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 506 हो जाएगा। एकरा में देखेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा, 7 से भाग 7 7 49, 1 और 6 16, इसमें भी नहीं लगेगा पूरा पूरी भाग। इसमें देखेंगे तो कितना हो गया, ये 500, क्या इसमें भाग लगेगा, 500 में हमारा 6 से नहीं लगेगा, 6 से 7 से भी नहीं लगेगा, मतलब यहीं पे गलत हो गया। तो जब 4 गलत हो गया तो ऑप्शन हमारा बच गया चौथा, बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा बिना चेक किए। लेकिन अगर चेक करें तो कितना 4 घटाएंगे, क्योंकि इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, 2 शेषफल बच जाएगा। जिसमें घटा देंगे कितना, 2 शेषफल बच रहा था, 2 घटा दिए तो कितना आ गया, ठीक है। अगर इसमें भाग करेंगे 504 है, 504 में 6 से देंगे तो 6 कितना आ जाएगा, 7 से ही पहले चेक कर लेते हैं। 7 से अगर करेंगे 7 7 49, बचेगा कितना, 1 और 4 14, बिल्कुल लग रहा है। 6 से क्या तरीका है, 5 4 9 और लास्ट में 4 है, 6 से भी लग जाएगा। 9 से 5 4 9 से भी लग रहा है, मतलब सभी से लग रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी ही हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नहीं तो आप लोग इसका एलसीएम निकाल लीजिए, जो भी तरीका आसान लगे ऑप्शन के थ्रू चल सकते हैं। दस क्या है, 12% की दर से क्वेश्चन कर लेते हैं। 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है, तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मूलधन में साधारण ब्याज का रेट है, ठीक है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन क्या हो रहा है कि 6 महीना के बाद इसमें फिर से ब्याज जितना भी आएगा, देखिए 6 महीने में के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है क्या, 6 महीना का ब्याज। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन ये बन जाता है। लिखा हुआ तो साधारण ब्याज है, लेकिन फिर में ब्याज जोड़ ही रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या नियम है, मानी कोई चीज का हम 100 रुपये के कर्जा लिए, ठीक है, उस पर 10% का, इस पे अगर 10% का ब्याज ले रहे हैं
तो एक साल में कितना ब्याज होगा 10, मतलब अगला साल जो चलेगा वो 110 का ब्याज चलेगा, इसमें ब्याज भी जोड़ देंगे। ये भी क्वेश्चन में यही बोल रहा है, ऐसा ही कुछ देखिए, वैसा ही कुछ ने यही बोल रहा है कि साधारण ब्याज जो है प्रत्येक 6 महीने में के अंत में मूलधन में जोड़ दिया जाता है, 6 महीने के अंत में। अब देखिए ये जो है रेट 12% दिया है, बताया नहीं कि वार्षिक दिया है कि ये क्या दिया है, मतलब ये वार्षिक ब्याज वार्षिक रेट होगा 6%, 12%। तो 6 महीना का कितना ब्याज हो जाएगा, तो 6 महीना का जो रेट हो जाएगा वो 6% हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर एक साल के बाद कितना होगा, 6 महीना के बाद कितना, 6 महीना में 6% लगेगा। लेकिन फिर 6 महीना के बाद क्या होगा कि अगर हम 100 मान के करें तो आप लोगों ने तो सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि 6 महीना। तो क्या है कि जो भी आंसर होता है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का वो सक्सेसिव डिस्काउंट पर भी निकलता है, 6 महीना में, फिर इसका सक्सेसिव डिस्काउंट 6, फिर 6 का भी ब्याज लगेगा तो 6 गुना 6/100 सक्सेसिव डिस्काउंट से भी निकाल सकते हैं। इसे बेसिक आप लोगों को समझाएंगे थोड़ा सा। 6 12 आ गया, और फिर 12 प्लस 7 के 36, मतलब हो जाएगा 0.300 जब 100 से भाग करेंगे, मतलब जोड़ के जो एक साल के बाद उसका रेट हो जाएगा, रेट वो 12.36%, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। लेकिन अब आप लोग यहाँ पे इमेज बनाते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। मानिए कोई चीज क्या है, किसी से हम कर्जा लिए 100 रुपये, ठीक है, बोला है कि 6 महीना तक तो चलेगा कि 6% का, कि 12 महीना का 12%, 6 महीना का 6%, मतलब जो 6 महीना के बाद हो जाएगा मिश्र धन अमाउंट, उसमें क्या हो जाएगा, 100 रुपया तो रुपया था, और प्लस 6 महीना का ब्याज 6 रुपया हो जाएगा, 6% है, क्योंकि आप लोग निकाल के देख सकते हैं 100 का 6% कितना आएगा, 6 ही आएगा, जब कटेगा तो 6 आएगा। इसका मतलब है कि 6 महीना के बाद जो मिश्र धन हो गया वो 106 हो गया। अब क्या चलेगा, 6 महीना तक इस पर ब्याज चलेगा, ये जो रुपया है इस पर ब्याज चलेगा। तो अब हमारे लिए जो मूलधन हो गया वो 106 हो गया, और फिर अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 106 का 6% ब्याज, 6% ब्याज में निकाल देंगे यहाँ से, जब सॉल्व करेंगे 636 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 636। 100 से भाग करेंगे 3.3, कितना 6, यार इसको हम पहले यहाँ से हटा देते हैं इधर ऊपर, हाँ चलिए ठीक है, तो कितना आ गया 6.300 आ गया अगला। तो 112 का चीज, 112 तो रुपया मूलधन था, और ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 6.36 ब्याज हो गया। तो टोटल मिश्रधन एक साल में देखा जाएगा तो हो जाएगा 6 6 12, मतलब 12 कितना हो जाएगा 112 ना, 112.36 एक साल के बाद जो ब्याज हो जाएगा, तो ब्याज और मूलधन दोनों मिला के जो हो जाएगा 112.36 हो जाएगा। अब देखिए अगर देखा जाए शुरू में था कितना 100, और कितना हो गया अभी फिलहाल जाके हो गया 112.36, तो कितना का वृद्धि हुआ है 12.36 का। परसेंटेज निकालना है तो किस पर हुआ है, शुरू में था कितना 100, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 गया, मतलब जो वृद्धि हो गया वो 12.36 का। ठीक है, मतलब रेट कितना हो गया एक साल के बाद देखा जाए, प्रभावी दर यही पूछा था क्वेश्चन में कि तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर कितनी होगी, तो वार्षिक प्रभावी दर जो हो जाएगा वो 12.36% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सक्सेसिव डिस्काउंट पे फटाक से निकाल लेना है। ये सभी चीजें समझने के लिए बस घर में, लेकिन आप लोग को सक्सेसिव डिस्काउंट लगा के सभी क्वेश्चन को बनाना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।